नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। फेरो मैग्नीज प्लांट के पास पिछले माह हुई 2 युवकों की मौत पर उठने लगे हैं सवाल। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा, यह हत्या का मामला है, सही जांच नहीं होने पर दी हाईकोर्ट जाने की चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह पर लगाया मां सरोज सिंह को घर से बेदखल करने का आरोप। भाजपा महिला मोर्चा ने मौन धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। जहरीली वस्तु का सेवन करने से वाहन चालक की मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मंगलवार को जिले के अधिवक्ता कार्य से विरत रहकर मनाएंगे प्रतिवाद दिवस। ग्वालियर हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों पर की गए जानलेवा हमले का कर रहे हैं विरोध। वन ग्राम मल्हर के ग्रामीणों ने वन अधिकारी से की मुलाकात, गांव विस्थापना के लिए मांगा समय। वाराणसी को मिली बड़ी सौगात, इसी सत्र से शुरू होगी एमएससी की कक्षाएं। और इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मिली मामूली राहत। उत्कृष्ट विद्यालय में की गई बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। मॉयल नगरी भरवेली के फेरो मैग्नीज प्लांट के पास पिछले माह हुए 2 युवकों की मौत के मामले में सवाल उठने लगे हैं। दोनों मृतकों के परिजन सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी को शिकायत कर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। इसके बाद यहां परिजन पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के निवास पर पहुंचे और क्रांतिकारी नेता को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए न्याय दिलाने की मांग की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कंकर मुंजारे ने बताया कि 12 मई की सुबह मॉयल परिसर में भरवेली निवासी 2 युवक निहाल कठोते और करण राठौड़ की लाश बरामद की गई थी। श्री मुंजारे ने कहा कि पुलिस के अनुसार दोनों युवकों की मौत वन्य प्राणी को मारने बिछाए गए विद्युत प्रभावित तारों से हुई थी। यह बात गलत है। पूर्व सांसद का आरोप है कि इन दोनों युवकों की हत्या की गई, इसमें मॉयल के लोग भी शामिल है। श्री मुंजारे ने यह भी कहा कि दोनों युवकों के परिजनों को 20-20 लाख की सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए और सही जांच कर असली अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। 12 मई को भरवेली माइंस के फेरो मैग्नीज प्लांट में निहाल 20 वर्ष का था, कोल आदिवासी, और दूसरा करण राठौर, वो भी आदिवासी। दोनों की एक सुनियोजित साजिश के तहत माइंस के अधिकारी उसमें शामिल हैं, कर्मचारी शामिल है उसमें हैं और अन्य अपराधी भी उसमें शामिल हैं। और सबने मिलकर एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी, दोनों की हत्या की। और हत्या करने के बाद फेरो मैग्नीज प्लांट के ट्रांसफार्मर के नीचे उनको लेटा दिया। और पुलिस की पुलिस की इसमें पूरी भूमिका संदिग्ध है। अपराधियों को पुलिस ने बचाने का काम किया है, जो असली अपराधी है। और पुलिस ने एक अपनी प्लांट मतलब स्टोरी बनाई, मनगढ़ंत कहानी। फेरो मैग्नीज प्लांट से करीब 500 मीटर दूर पर कहा कि सुअर मारने के लिए किसी ने बिजली करंट बिछाया था, उसमें फंसकर इन दोनों की मृत्यु हो गई, करण और निहाल की, जो कि बिल्कुल झूठी बात है, मनगढ़ंत बात है। और पूरी कहानी अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस ने बनाई है। पूरे इस मामले की जांच होना चाहिए। ये आदिवासियों का मामला है। इस मामले की देखिए कि ये एसपी कलेक्टर यहाँ बैठे हुए बालाघाट में, इनके नाक के नीचे मतलब इतनी बड़ी हत्या होती है और वो हत्या को मामले को 304 में बदल करके गैरकानूनी हत्या कर दी जाता है। और इतनी बड़ी हत्या के मामले पर वहाँ एसपी नहीं पहुँचता है, कलेक्टर नहीं पहुँचता। दोनों को पहुँचना चाहिए था मौके पर, और मौके पर पहुँचकर देखना था कि क्या वास्तविकता क्या है, सही क्या है। और इनको मतलब मध्य प्रदेश सरकार, इनको जो लोग दोनों आदिवासी है, कोल आदिवासी है, ये इनको 20-20 लाख की इनको सहायता करे, राशि मुआवजा राशि इनको 20-20 लाख की दे इनको, और इनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दें, सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी रहे अर्जुन सिंह के परिवार की कलह ने अब सियासी रंग ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में मौन धारण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका एक रूप सोमवार को कालीपुतली चौक में भी देखने को मिला।
जहां भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे राहुल सिंह के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राहुल सिंह पर उनकी मां सरोज सिंह को बंगले से निकाले जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही महिला मोर्चा द्वारा इसे महिला पर अन्याय करने का कृत्य बताया गया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा भिसेन ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में मौन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पत्नी श्रीमती सरोज सिंह को उनका अधिकार दिलाया जा सके। मौन धरना इसीलिए दिया था कि ये जो पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री जी अर्जुन सिंह थे हैं, उनकी पत्नी और उनका बेटा राहुल सिंह, तो उन्होंने उनके बेटों ने अपनी मां को मतलब जो वो चाह रही है उसके इच्छा के विरोध कर रहे हैं, और वो जो बंगले में रहना चाहती है उसमें वो नहीं रहने दे रहे हैं, इसीलिए वो मतलब किराए के मकान में अलग चले गई है। तो एक मतलब बुजुर्ग मां के साथ में बेटे का अत्याचार ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमारे प्रदेश महिला मोर्चे के निर्देश के अनुसार कल प्रदेश में मौन धरना दिया गया कि ताकि उसको उसका अधिकार मिले, और आज पूरे प्रदेश भर हर जिले में मौन धारण का महिला मोर्चे के माध्यम से कार्यक्रम किया गया। उसी उपलक्ष्य में हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे महिला मोर्चा बालाघाट की मतलब उसका विरोध करते हुए, और वो माता जी का सहयोग करने के लिए और उसका अधिकार उसको मिले, इसके लिए महिला मोर्चा बैठा था। लालबरा क्षेत्र के ग्राम बेहरई में जहरीली वस्तु का सेवन करने से एक वाहन चालक की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने मृतक के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जहरीली वस्तु का सेवन करने वाले वाहन चालक का नाम ग्राम बेहरई निवासी 28 वर्षीय सुभाष पटले बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाष निजी वाहन चलाता था, जो कि शराब का आदी था। रविवार को जब वो काम से वापस आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। इस पर उनके परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मृतक सुभाष पटले के चाचा भोजलाल पटले ने बताया कि सुभाष पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। मेरा नाम भोजलाल पटले, ये मेरे रिश्ते में भतीजा लगता है। और सर ये मतलब अपनी गाड़ी चलाता था, निजी उनकी गाड़ी है पिकअप, इसको थोड़ा सा पीने की लत थी इसको। और कल गाड़ी लेकर के गया था 3 बजे, अब कहाँ गया था, किसकी बुकिंग में गया था ये नहीं मालूम। जब शाम को उधर से लौटा, ये शाम को 6 साढ़े 6 बजे करीब 7 बजे जाता तो गाड़ी खड़ी किया और फिर खटिया पे आकर के ये सोया तो वो उल्टी करने लग गया। तो बच्ची ने आवाज़ लगाई भैया उल्टी करता है करके, तब हम लोग गए और देखे तो उसके मुँह से कुछ सेंट सी आने लगी। तो हम लोगों ने सिर्फ उठाए वहाँ से मोटरसाइकिल में लेकर के और मिताली हॉस्पिटल में ला करके भर्ती। क्या नाम है इनका? इनका सुभाष है, मृतक का नाम सुभाष पटले, उम्र 28 साल, रहने वाले बेहरे। पुलिस को इसकी जानकारी दी? नहीं है, अभी सुबह दिए जा करके। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? अब कुछ कह नहीं सकते सर, अब क्या बोलें। इनके परिवार में कौन कौन है, पत्नी बच्चे? इनके परिवार में एक बड़ा भाई भी है, पिताजी है, माताजी है, पत्नी है। बच्चे कितने हैं? बच्ची एक है, 3 माह की बच्ची, पर पत्नी घर में नहीं थी उनकी, मायके गई हुई है 15 दिन से। कोई दस्तूर होता है हम लोगों में, तो दस्तूर की गई हुई थी। चलाते थे ये? जी। ये क्या लोन से ली हुई थी क्या? हाँ लोन, मतलब फाइनेंस थी। हाँ, फाइनेंस। तो क्या पैसा ऐसा नहीं पटा पा रहे थे? तो कुछ ऐसी टेंशन नहीं, पैसा तो पड़ गया था सर, और अभी गाड़ी वाड़ी में कुछ काम वाम आ गया था तो पैसा वैसा उसको लग गया। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो मानसिक तनाव में चल रहा था, तो स्वयं ही वो मतलब वो घर का करता था, स्वयं ही था वो। अच्छा, पता ही इंचार्ज। वहीं इस मामले में की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना एएसआई भीमराव मेश्राम ने बताया कि मृतक का शव का पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज 25/6/2018 को प्रार्थी भोजलाल पटले ग्राम बेहरई का थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भतीजा सुभाष पटले उम्र करीबन 28 वर्ष ग्राम बेहरई का कल 24/6/2018 की शाम को कोई जहरीली वस्तु का सेवन कर बेहोशी हालत में हुआ था, जिसे उन परिजनों द्वारा आज मिताली नर्सिंग होम ला के भर्ती किया गया कल दिनांक हुई। और आज सुबह करीबन 6 बजे फौत हो गया। इसके संबंध में सूचना थाने में दी गई है, जिसे मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच उपरांत मिताली नर्सिंग होम और आके मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई। मृतक के शव को शासकीय अस्पताल बालाघाट
परिजनों के हमरा पीएम हेतु भेजा गया। मर्ग जांच जारी। बालाघाट और मंडला की सीमा पर स्थित वनग्राम मलघर कान्हा पेंच कॉरिडोर के क्षेत्र में आता है, जिसके चलते शासन द्वारा इस वनग्राम को विस्थापित करने की योजना बनाई थी और योजना के अनुरूप गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपए विस्थापना के नाम पर मुहैया कराए थे। साथ ही अधिकारियों द्वारा गांव खाली करने को कहा गया था, लेकिन ग्रामीणों ने अब तक गांव खाली नहीं किया है और गांव वाले शासन से बरसात के बाद गांव खाली करने की गुहार लगा रहे हैं। अपनी इसी गुहार को लेकर वनग्राम मलघर के ग्रामीणों ने सोमवार को उत्तर वन मंडल अधिकारी MS श्रीवास्तव से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने गांव के घरों पर की जा रही बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए गांव खाली करने के लिए बरसात खत्म होने तक का समय मांगा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वनग्राम मलघर निवासी ग्रामीण भागचंद मरावी ने बताया कि शासन द्वारा विस्थापना के नाम पर 10 लाख रुपए की राशि उनके खाते में डाली गई थी। खाते से 1 लाख रुपए अधिग्रहण कर उन्होंने दूसरे गांव में जमीन खरीद ली है, लेकिन उस पर मकान बनाने के लिए उनके खाते से राशि नहीं निकल पा रही है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम थोड़ा सी इस समस्या लेकर के आए थे कि अभी बीच में 2-3 महीना से गांव में जैसे राशि जमा हुआ, हम लोग पहले वनमंडल अधिकारी गए थे, जिसमें हम लोग मांग किए थे कि सर सामने बरसात लगने वाली है, जिसमें 15 मार्च तक हमें राशि मिल जाएगी तो हम बरसात के पहले हम विस्तृत हो जाएंगे। लेकिन हमको 15 मार्च को राशि न देते हुए हमको 26 अप्रैल को राशि देकर के 2 मई से बैंक से आहरण करते हुए 20-20 हज़ार का 15 मई तक हमने राशि आहरण की है। इसके बाद जगह जमीन ढूंढे हैं, जगह जमीन ढूंढ करके बयाना बट्टा कर चुके हैं, मटेरियल भी गिरा चुके हैं, परंतु अभी 1 लाख रुपए मिला है, 9 लाख का होल्ड है और होल्ड के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग गांव छोड़ोगे इसके बाद पैसा मिलेगा। तो सर हम रहेंगे कहाँ जब तक हम 1 लाख रुपए में हम जगह जमीन तो खरीद चुके, लेकिन हम इतना पैसे हमारे पास नहीं है कि हम लोग मकान बना सकें 1 लाख में और बाहर से पैसा लगा करके। कहाँ विस्थापित कर रहे हैं? विस्थापित कहीं स्थापित नहीं कर रहे, राशि जमा हुआ है हमारे खाते में जिससे आप लोग अपने व्यवस्थित स्थिति बना सकते हो गृहस्थी, ऐसा आदेश हुआ है। उस जगह से क्यों हटाना चाहते हैं? उस जगह से अब बारिश के कारण कॉरिडोर और कान्हा पेंच के तहत हमें सूचना मिला है उस गाँव से विभाग की ओर से कि कान्हा पेंच और कॉरिडोर के आने से वजह से आपको विस्थापित किया जा रहा है और हम लोग भी शासन से बहुत परेशान थे पहले, परंतु हमें शासन ने आने जाने बच्चों के आवागमन सुविधा से परेशान थे, पहले से चिकित्सा सुविधा से तो परेशान थे, तो वन मंडल अधिकारी से विकास मांगे हमने। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण गोकुल प्रसाद मरकाम ने बताया कि ग्रामीण गांव खाली करने के लिए 3-4 महीनों की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा टाल मटोल जवाब दिया जा रहा है। यदि विभागीय अधिकारी ग्रामीणों को गांव छोड़ने की मोहलत नहीं देते हैं तो ग्रामीण कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। समस्या तो ये है कि हम लोग क्या है, अभी बरसात लग चुकी है तो उसका हम लोग मोहलत मांगने आए सर से। तो सर अभी तो चिड़े हुए हैं, कल बैठते हैं बोले। किस प्रकार की मोहलत मांगी? सर की बरसात है अभी 4 महीने का बरसात और अभी बरसात लगी हुई और अब कहीं अनियंत्रित जगह में घर भी नहीं बना सकते, बन भी रहा है घर, तो घर में रहेंगे तभी तो दूसरा घर बनेगा, ये कहीं बर्रे में रह के तो बना नहीं सकते घर। तो वही कहना चाहिए। राशि का आहरण कब किए थे? हम लोग सर वही मई से 2 मई से आहरण किए तो 15 मई तक चला और भी आगे तक चला है। कुछ लोगों का बचा हुआ। किस प्रकार की समस्या आप लोगों के सामने खड़ी हो रही है? सर समस्या तो ये है कि लाइट नहीं है, अभी लाइट काट दी गई है। क्यों काट दी गई? सर कि आप लोग विस्थापन हो चुके हैं तो आपके गांव में लाइट नहीं आई, ऐसा बोल करके लाइट। ऐसे कितने परिवार है गाँव? ऐसा कुछ सुविधा? हाँ स्कूल तो है सर, स्कूल भी नहीं लग रही है अभी फिलहाल, हालांकि जाते हैं सर लोग। हाँ सर लोग जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और क्या राशि के अलावा क्या क्या दिए थे आपको प्रलोभन? नहीं राशि के अलावा तो सिर्फ राशि से मिली है बस अभी, और वो हाँ किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। ये बता कितने परिवार है गाँव में? गाँव में कितने परिवार है, कितनी संख्या होगी? गाँव में परिवार सर 50 घर हैं, जिसमें 210 के आसपास जनसंख्या वहाँ की। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उत्तर वन मंडल अधिकारी MS श्रीवास्तव ने बताया कि नियमों के तहत गांव को विस्थापित किया जा रहा है। जिन लोगों ने घर खाली कर दिया था उनके घरों में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। मंगलवार को वन मंडल का पूरा अमला गांव में जाकर ग्रामीणों के साथ बैठक करेगा।
यदि ग्रामीण समय मांगते हैं तो उन्हें विस्थापना के लिए समय दिया जाएगा। उत्तर बालाघाट वन मंडल के नामता उत्तर परिक्षेत्र में ग्राम मलदर स्थित है, जो वनग्राम है। ये कान्हा पैंच कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। इस गांव का नियमानुसार विस्थापन किया गया। इस गांव में 100 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट को 10 लाख रुपए की राशि दी गई, जो उनके निजी खाते में जमा कराई जा चुकी है। इसमें से काफ़ी ग्रामीण अपना मकान खाली करके जा चुके हैं। शेष ग्रामीण मकान खाली कर रहे हैं या उसके लिए कुछ समयावधि और बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में डीएफओ साहब के मार्गदर्शन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि कल वहाँ गांव में जाकर निरीक्षण किया जाए और निर्णय किया जाए कि क्या कार्रवाई करें। सर, कब विस्थापन की वो हुई थी, यानी कब किया गया था इनका विस्थापन, जैसे आदेश कब दिए गए थे? इनकी विस्थापन की कार्रवाई काफ़ी पहले से चल रही है। गांव में जाकर मीटिंग ली गई, सबकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है। मार्च अप्रैल से कार्रवाई चल रही थी और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में भी बैठक हुई। उसके बाद 8 मार्च को गांव में एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य विभागों के अधिकारी, जो समिति बनाई गई थी उसके सदस्य थे, वन विभाग के लोग भी उसमें शामिल थे। सभी लोग गए और ग्रामीणों से चर्चा करके उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 9वीं के बच्चों को बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। इस पर पालकों का कहना है कि भूख हड़ताल किए जाने वाला कदम कल तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बताएं कि सोमवार को इंग्लिश मीडियम के छात्रों के प्रवेश को लेकर छात्र छात्राएं और पालक उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे। यहां भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर की उपस्थिति में प्राचार्य आर.के. लटारे से चर्चा हुई। इस पर प्राचार्य द्वारा बच्चों को बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। बच्चों का हम जमा कर चुके, जो जमा किए वाली बात है, उसमें से कुछ लोग चले गए, कुछ चले गए तो इस संबंध में पालकों का कहना है कि छात्र हित में जल्द ही कक्षाएं शुरू कर देनी चाहिए। मेरा नाम अजमत खान है और मेरे बच्चा यहाँ पढ़ता है। मेरी एक बच्ची भी 6वीं में एडमिशन है। बच्चा मेरा 6वीं से 8वीं तक पढ़ चुका है और 9th क्लास के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अप्रैल माह से, आप लोग सब जानते हैं। तो हमारा बहुत संघर्ष था और हमारे माननीय मंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, उन्होंने वो काफ़ी प्रयास किया और आदेश आने वाला करके काफ़ी हमको वादे किए गए, लेकिन अभी तक आदेश आया नहीं। हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चों का जब बाहर बैठ रहे थे उससे अच्छा कोई क्लास मिल जाए, तो अभी तक प्रिंसिपल महोदय, हमारे प्रचार महोदय उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज कल के मंत्री जी के बयान के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक अलग रूम दे देंगे। हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, हम बाहर बैठाना नहीं चाहते। तो वो कह रहे हम तैयार हैं उसके लिए, अगर एक अलग रूम मिल जाए हमारे को। बच्चा हम हिंदी मीडियम के साथ वाले बच्चों के साथ बैठाना नहीं चाहते। अब एक अलग रूम मिल जाएगा, जब तक 1-2 दिन में आदेश आएगा हम जब तक तैयार हैं उनको बैठाने। लेकिन हमारी शासन से मांग है जितने जल्दी हो सके, और भैया से भी हमारा निवेदन है कि आप जितने जल्दी हो के प्रयास करें कि वो आदेश जल्दी आ जाए। हमारे बच्चे लीगली, अभी तो इलीगल है, अभी सिर्फ आदेश वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर इलीगली हमारे बच्चे एडमिशन ले और हमारी पढ़ाई, क्योंकि 1.5 महीना हमारे बच्चों की पढ़ाई लेट हो चुकी है और आगे बेचारे जो टैलेंटेड बच्चे उनका मेंटली थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है कि हमारे सब बच्चे दोस्त लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे। हमारी शासन से मांग है, आज हमने जो कल भूख हड़ताल की हमने घोषणा की थी, अभी हम कल के लिए उसको टाल रहे हैं। आगामी 2-3 दिन के आदेश अगर हमारे पास आ गए ठीक, नहीं तो अन्यथा वो हमारा स्टैंड पक्का है। फिर वो शासन उसके लिए जिम्मेदार रहेगा कि हम लोग सब पालक लोग हैं, हम राजनीति करने नहीं बैठे। हम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को देखते हुए हमको उम्मीद जागी है काम हो जाएगा और होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो हमको बढ़िया निवेदन है। इंग्लिश मीडियम के पालक महोदय से और बच्चों से निवेदन करूंगा। अभी हमारे लड़राज सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि बच्चे 5-10 दिखते हैं हमको। हमारे पास 107 बच्चे हम बार-बार बोल रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारे पूरे बच्चे यहाँ आएंगे। तो उन्होंने सभी बच्चों से, मेरी मीडिया के माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि कल सब 12 बजे स्कूल आए और सब अपना बस्ता और अपनी स्कूल ड्रेस में आए, ताकि हम बताएं सको। डॉक्यूमेंट्स अगर लेके आ सकते हैं तो भी ठीक है, पर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी मार्कशीट की फोटो कॉपी लेके आना है, 8th पास की, और अपनी स्कूल की ड्रेस पहन के आना है।
ताकि लटारी सर के मन में ये कंफ्यूजन ना रहे कि उनको 5 बच्चे दिख रहे हैं। हमारे पास 107 बच्चे, ऐसा हमारा मानना है। और जिनको एडमिशन नहीं लेना वो तो बात ही नहीं है, लेकिन हम जिनके जो एडमिशन लेने के इच्छुक है, मेरे को पता है बहुत से पालक हमसे संपर्क भी करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम का क्या हुआ। तो मैं उनको मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल सभी बच्चे और पालक साथ में उनको लेके स्कूल आए और हमको एडमिशन मिलेगा, हमारी जीत जरूर होगी। और इसके लिए हम भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि आदेश होने तक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे जो हमारे इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे थे उत्कृष्ट विद्यालय में, तो उनके एडमिशन का विषय बहुत दिन से चल रहा है, जिस पर हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी ने पहल करके शासन से आदेश करा दिए हैं। लेकिन आदेश चूंकि पूरी प्रक्रिया से यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आने में थोड़ी देरी हो रही। उसके पहले सभी जो पालक हैं बच्चों के, वो चाहते थे कि यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनकी पढ़ाई के लिए बने। उसी को लेकर यहाँ आकर हमने आदरणीय लटारे सर से बात की है और ये बच्चों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था आदेश आते तक यहाँ इसी उत्कृष्ट विद्यालय शाला में हो रही है और आपके पालकों का भी यही मांग थी। और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात है, तो जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में 8वीं पास किए हैं, उन सभी को हम यहाँ जिस साला में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा 9वीं में, वहाँ पे सभी के एडमिशन की व्यवस्था होगी और जल्द ही शासन से भी वे आदेश बालाघाट पहुँच जाएंगे। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने कहा कि अभी केवल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, आदेश आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आज पालक लोग ने आपसे मुलाकात की, क्या निर्णय हुआ सर? निर्णय मतलब निर्णय नहीं है कोई, केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत चर्चा हुई थी कि क्या किया जाए, क्योंकि शासन के प्रक्रिया में ये बात यानी प्रक्रिया में है कि अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 9वीं की कक्षा यदि शुरू करना है क्लास, तो कौन से विद्यालय का चयन किया जाता है, ये शासन स्तर पर अभी आदेश आना बाकी है। और जैसे ही आदेश या निर्देश प्राप्त होंगे, उस विद्यालय में कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का अध्यापन कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। तब तक चूंकि ये बच्चे घूम रहे हैं, इनको कोई सुविधा नहीं है कहीं स्कूल में जाने की, तो बच्चों के मन में ये ना आए कि सब बच्चे यानी स्कूल जा रहे हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं। तो पालकों ने आग्रह किया था कि हमारे बच्चों को भी अगर आप हम तब तक बैठने दें, तो पालक लोग कल सूची लेके आएंगे और जो बच्चे इंट्रेंस एग्जाम में हमारे एक्सीलेंस स्कूल के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें जो उत्तीर्ण होंगे अंग्रेजी माध्यम के छात्र, तो उनको हम, अगर वो बच्चों की संख्या ज्यादा होती है 30-40 से ऊपर, तो उनको एक अलग कक्षा में बैठाने की व्यवस्था पर देंगे। लेकिन गार्जियन लोग इसके लिए हमें आश्वस्त करेंगे कि वे यानी इसे अपना प्रवेश न माने, केवल ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है और जो शासन के निर्देश होंगे, आदेश होंगे, उसके अनुसार ही उस विद्यालय में कक्षा 9वीं का संचालन किया जाएगा। जनपद पंचायत बालाघाट के पदाधिकारी इन दिनों जनपद के सीईओ की कार्यप्रणाली से नाराज है। जनपद पदाधिकारियों द्वारा लगातार 3 माह से सामान्य समिति की बैठक के नोटिस लिखा जा रहा है, लेकिन सीईओ द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर जनपद अध्यक्ष पूर्णलाल ठाकरे द्वारा 25 जून को बैठक का नोटिस लिखा था। इसी आधार पर जनपद के पदाधिकारी सोमवार को यहां पहुंचे, लेकिन सीईओ अरविंद डामोर के नदारद रहने पर सभी काफी नाराज दिखे। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करने की बात की है। जनपद पंचायत बालाघाट में हम लोगों ने सामान्य प्रशासन की बैठक 8 फरवरी 2018 को हमने आहूत की थी और यहाँ बैठक हुई थी। इसके बाद हम लगातार सीईओ को बैठक बुलाने के लिए हम बार-बार नोटिस लिख रहे हैं। इसके बाद भी सीईओ मतलब बिना जानकारी या बिना कारण बताए उस पर दस्तक नहीं करके सूचना नहीं देना, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की सबकी अपेक्षा हो रही है। और इस कारण से हमारे क्षेत्र में जो हो रहे निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों की समीक्षा भी नहीं हो रही है और उस संबंधित जानकारी भी नहीं लग रही। यहाँ ये आलम है कि यहाँ का सब इंजीनियर कोई 1.5 महीना 1 महीने से गोल रहता है, यहाँ का एसडीओ मतलब जो कोई गोल रहता है, इस पे सीईओ की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए या तो सीईओ को लग रहा है कि मैं अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत सीईओ का अगर संभाल रहा हूँ, उस संचालक का संभाल रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पर कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ दूसरा सीईओ की व्यवस्था करें कि हम हमारे यहाँ कार्य सुचारू रूप से हो जाए। पता कितने बार ऐसी स्थिति बनी? हमने 3 बार नोटिस लिखी है। हर महीने नोटिस लिखते हैं कि हमारी इस महीने में फलां तारीख की बैठक होना, तो पिछले बार इन्होंने ये कह करके मतलब टाल दिया कि अभी बजट और आय व्यय का मतलब तैयार नहीं हुआ है, तो वो तैयार होकर 20 तारीख को मतलब 20 अप्रैल को हो जाएगी। तो 20 अप्रैल से 20 मई को किए, तो 20 मई को भी नहीं किया इन्हें। अभी मैंने 25 तारीख का 23 को किया था, 23 में नहीं किया इन्हें।
25 तारीख को फिर नोटिस लिखा मैंने 25 तारीख की बैठक आहूत की जावे, तो उसमें बिना कारण बताए कि हमने सभी सरपंच हमारे सभापतियों को हमने सूचना किया था कि वो मतलब 25 तारीख हमने बैठक निकाला है, तो आप लोग आएंगे। तो पूरे हमारे सभापति यहाँ पर आए हुए हैं पर बैठक निकाली नहीं गई। क्या वजह लगती है? अब ये समझ आ रहा है कि सीईओ की मानसिकता क्या है और बैठक क्यों नहीं निकाल रहा है। आज अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक का आयोजन रखा गया था सामान्य प्रशासन का। विगत 3-4 महीनों से, जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि बैठक नहीं हो पा रही है, उसमें सीईओ किसी कारण बताए हुए भी तारीख निर्धारित नहीं कर रहा है। हो सकता है कारण होगा, उसको बताने की भी जरूरत नहीं समझ रहे हैं। इससे हमारे प्रशासनिक अमला निष्क्रिय हो गया है। सब इंजीनियर की बात बताए अध्यक्ष जी ने, सचिव की बात बताए, हमारी भाभी जी ममता बुर्रे जी ने एक महिला बाल विकास का प्रसूति सहायता वाला 3 केस है जो हॉस्पिटल में रुका है। ये सभी सामान्य चर्चा हमारे कोसमी की वार्ड नंबर 20 की रोड की समस्या है, उसके बारे में निराकरण करना था, उससे अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों में समीक्षा करना था। वो बिल्कुल समीक्षा नहीं हो पा रही है। भगवान भरोसे जनपद चल रही है। हम तो प्रयास कर रहे हैं, अध्यक्ष जी प्रयास कर रहे हैं, सभापति लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुचारू रूप से काम चले, लेकिन जो सचिव है अपने बालाघाट जनपद के, उनको काम अब बस बार बार बहाना ये कर देते कि मेरे को जिला का भी प्रभार है, उप संचालक का भी प्रभार है। अरे तो भैया जनपद सीओ भी तो आप, उसका भी तो काम देखना है आपको। बालाघाट ब्लॉक की मुख्यालय की जनपद है, यहाँ पे काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम होगा। तो हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि हमको दूसरे सीओ की व्यवस्था की जाए कि बालाघाट जनपद का कार्य सुचारू रूप से चले, नहीं तो पूरे सभी लोग अपन एकजाई होकर इस्तीफा देंगे। इस मामले के संबंध में सीईओ अरविंद डामोर से चर्चा कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। बालाघाट समनापुर मार्ग पर धापेवाड़ा के पास ऑटो पलटने से 5 मजदूर घायल हो गए। ये सभी मजदूर नैनपुर निवासी बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार नैनपुर क्षेत्र के निवासी यहां मजदूर 1 माह से जिले के बोनकट्टा क्षेत्र में काम कर रहे थे। रविवार की रात बालाघाट से नैनपुर जाने कोई साधन नहीं मिलने पर यहां 5 मजदूर एक ऑटो से नैनपुर की ओर जा रहे थे, तभी धापेवाड़ा के पास यहां ऑटो पलट गया। सभी घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों पर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने मंगलवार को कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाने का फैसला किया है। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघ से मंगलवार को कार्य से विरत रहने की अपील की है, जिसके चलते जिले के सभी अधिवक्ता संघ मंगलवार को कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाएंगे और न्यायालयीन कार्यों में भाग नहीं लेंगे। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अनिल मिश्रा और उपाध्यक्ष राजीव शर्मा एक बैठक में शामिल होने जबलपुर गए थे। जब वे वापस ग्वालियर लौट रहे थे तब सागर के पास 10 से 12 हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला किया, जिसके विरोध में जिले के तमाम अधिवक्तागण मंगलवार को कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाएंगे। साथ ही आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी, उपाध्यक्ष राजीव शर्मा जी और अन्य पदाधिकारी जबलपुर गए हुए थे। वहाँ से वापसी लौट रहे थे तो सागर के पास में 10 हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी को पहले पंचर किए और उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट करके लूटपाट की गई और काफ़ी गंभीर स्थिति है अध्यक्ष की वहाँ पे और उनको सागर में भर्ती किया गया, जिसके विरोध में हमारे हाईकोर्ट बार के जबलपुर के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय जी ने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए सभी की सहमति से कल दिनांक 26 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में सभी अधिवक्ता अपने अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे और प्रतिवाद दिवस मनाएंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नियुक्ति पाने वाले कैशियर 25 जून को बैंक पहुंचे। यहां बैंक पदाधिकारियों द्वारा उनका स्नेहिल स्वागत किया गया।
इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा और महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने कहा कि नवनियुक्त कैशियर को विभिन्न शाखाओं का कार्यभार दिया जाएगा। आज के जिला सहकारी बैंक में जो हमें 34 पदों के विरुद्ध 20 लोगों की जो हमें सूची मिली थी, उसमें लगभग 14 लोगों ने अभी ज्वाइनिंग की और हम चाहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों में जब आगे बढ़ें उससे पहले उनका न केवल स्वागत हो बल्कि कैसा वातावरण है वो क्या उन्हें करना है, इसकी शिक्षा भी यहाँ से प्रारंभ हो जाए। इस सिलसिले में उनका एक आज स्वागत सभा रखी थी। उन सभी बच्चों से हमने न केवल उनका इंट्रोडक्शन लिया, उनसे बातचीत की, उन्हें क्या करना है इसका भी भान कराया है। हमारी महाप्रबंधक जी ने उनकी ड्यूटी बताई और किस तरह वो इस बैंक को आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे, इस पर चर्चा। आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नवपदस्थ क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर का वेलकम पार्टी थी। उनका संक्षेप में माननीय अध्यक्ष महोदय की गरिमा में उपस्थिति में उन सबका स्वागत करते हुए उनको इस तंत्र के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई, उनकी ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई और उनको भावी उनके जो कर्तव्य रहेंगे उसके बारे में समझाइश दी गई कि वो किस तरीके से यहाँ व्यवहार करें। सर क्या क्या बताया गया? मुख्य रूप से इनको ये बताया गया है कि एक तो इनका पद है, सभी शाखा स्तर का पद है, इनकी पदस्थी जिले की शाखाओं में की जाना है और जो इनका वर्क है वो सीबीएस पर जो बैंकिंग जो बिजनेस करना है, बैंकिंग लेन देन करना है, उसके बारे में इनको समझाइश दी गई है और एक ट्रेनिंग भी इनकी आहूत की जाएगी। उसके बारे में हमने बताया कि इनको किस तरीके से सिस्टम के बारे में जानना है और फिर कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, क्योंकि बैंकिंग जो बिजनेस है वो टोटल उपभोक्ताओं के संतुष्टि पर ही मतलब हमारी सफलता आधारित है। तो इनको ये मुख्य रूप से समझाइश दी गई, इनको किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना है। लालबर्रा क्षेत्र में स्थित नदी रेत घाटों में चल रहे रेत के अवैध कारोबार की शिकायतें मिलने पर पुलिस प्रशासन व खनिज विभाग द्वारा की जा रही संयुक्त कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस व खनिज विभाग की टीम द्वारा 25 जून को दोपहर 1 बजे सर्राटी नदी स्थित रेत घाटों का निरीक्षण किया गया, जहां खारी रेत घाट में ट्रैक्टरों से रेत का उत्खनन पाया गया, लेकिन खारी सरपंच व ग्रामीणों द्वारा ग्राम में मकान निर्माण कार्य हेतु रेत ले जाए जाने की बात कहने व रॉयल्टी पेश करने पर ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया। टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान बेहरई व छतेरा के बीच में बगैर रॉयल्टी के रेत का परिवहन करते हुए बिना नंबर की ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए खनिज निरीक्षक महेंद्र मेश्राम ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन व परिवहन के खिलाफ पुलिस व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। आज सर्राटी नदी स्थित खारी रेत घाट, धपेरा, पनवेरी का निरीक्षण किया गया, जिसमें खारी रेत घाट से रेत का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर पाए गए। ग्रामीणों द्वारा मकान निर्माण कार्य हेतु ले जाने व रॉयल्टी पेश की गई। श्री मसराम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बेहरई छतेरा के बीच में रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक बगैर नंबर के ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा करवाया गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया और खनिज अधिनियम 1996 के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्री मसराम ने बताया कि पुलिस व खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन व परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी तथा डंपर व ट्रैक्टर में रेत का अवैध परिवहन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री मसराम ने बताया कि मकान निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीणों को रेत की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रशासन द्वारा पंचायतों को रॉयल्टी पीली पर्ची प्रदान की गई है। आपको बताएं कि पंचायत में प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण व अन्य शासकीय निर्माण कार्यों में रेत की समस्या आने के कारण जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों को खनिज विभाग द्वारा प्रदान की गई रॉयल्टी रेत माफियाओं के लिए वरदान साबित हो रही है।
ग्राम मोहगांव, धपेरा, खारी व खिर्री सहित अन्य स्थानों में सर्राटी नदी के घाटों पर यह देखने में आ रहा है कि पिछले कई दिनों से पीली पर्ची के नाम पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है, जबकि आसपास की पंचायतों में ऐसे कोई बड़े शासकीय निर्माण कार्य जारी नहीं है जिसमें प्रतिदिन 50 से 100 ट्राली रेत की खपत हो रही हो। तो फिर यह सोचनीय विषय है कि पंचायतों को दी जाने वाली पीली पर्ची से निकाली जा रही रेत आखिर किस उपयोग में आ रही है। नदी घाटों से सटे ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों की माने तो सुबह 3 बजे से 8 बजे तक और रात 9 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत का उत्खनन लगातार जारी है, परंतु इतनी मात्रा में रेत का कहां उपयोग किया जा रहा है इसकी जानकारी नहीं है। वहीं क्षेत्रीय दौरे पर निकली पद्मेश की टीम ने पाया कि सर्राटी नदी के इन सभी घाटों में रेत का अवैध उत्खनन होने के कारण बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बन गए हैं, जो भविष्य में किसी गंभीर हादसे को आमंत्रण देते नजर आते हैं। आपको बता दें कि गांव के पास से नदी गुजरने के कारण अधिकांश ग्रामीण जन नदी के घाटों में मवेशी व कपड़े धोने सहित अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं। क्षेत्र में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जिसके बाद सूखी हुई सर्राटी नदी में जल प्रवाह प्रारंभ होगा। ऐसी स्थिति में नदी के भीतर बने गड्ढों के कारण अनहोनी की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार रेत खनन होने के कारण बने गड्ढे में डूबने से एक मासूम बालक की मौत हो गई थी। क्षेत्रीय बुद्धिजीवी नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगवाकर ग्राम पंचायतों को दी गई रॉयल्टी के उपयोग की जानकारी का रजिस्टर मेंटेनेंस करवाया जाए एवं उपयोग की गई रेत से शौचालय निर्माण कार्य व शासकीय भवनों में लगी रेत का आंकलन किया जाए, ताकि इस प्रकार के अवैध कार्यों पर रोक लग सके। वाराणसी के एसएसपी कॉलेज में एमएससी की कक्षाएं शुरू होने के आदेश से छात्र छात्रा और छात्र संगठनों में हर्ष व्याप्त है। इस कॉलेज में इस सत्र से गणित, रसायन, बॉटनी और जूलॉजी में एमएससी की कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। कॉलेज को मिली इस उपलब्धि पर विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने खुशी जाहिर की। जैसा कि हम पिछले 3 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई महाविद्यालय में प्रयास कर रही थी, जिसमें हम सफल हुए, जिसमें हमारे महाविद्यालय में 4 विषयों में एमएससी संकाय को पूर्ण रूप से शासन के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री जयभान सिंह जी पवैया और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि माननीय डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी और जनभागीदारी समिति सदस्य और सभी अध्यक्ष, स्वयं अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये जो हमने जो एक प्रयास किया, ये सफलतापूर्वक हमें इसमें उपलब्धि मिली। और साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि हमारे महाविद्यालय में अब 15 पद स्वीकृत होंगे, जो कि शासन के द्वारा इस चारों संकायों को चलाने में सुविधाजनक सभी बच्चों को, जो हमारे नगर में और हमारे आसपास के बालाघाट जिले के जितने भी छात्र छात्रा हैं, उनको इससे सुविधा प्राप्त होगी। किस तरह से उनको शिक्षा मिलेगी, क्या आगे होगा? जैसे एमएससी जो होता है, पहले वर्तमान में जो बालाघाट में केवल उपलब्ध था, काफ़ी कारण के मतलब परसेंटेज बेसिस के कारण और कभी ऐसी परिस्थिति के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। हमारे महाविद्यालय में सारी सुविधाएं, सारा वातावरण, ऐसे सब कुछ उपलब्ध है। हम पिछले 3 वर्षों से इसमें प्रयासरत थे। विगत 5-6 सालों से हम लोग इस प्रकार से हमारे बीच हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस प्रकार से लोग युवा साथी लोग, विद्यार्थी लोग हमसे आके मिलते थे कि बालाघाट में एडमिशन हो रहा है, बैयर में एडमिशन हो रहा है, लेकिन वाराणसी कॉलेज में एमएससी की एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्लासेस नहीं खुल पा रही। उसको लेकर के एनएसयूआई के माध्यम से, युवा ब्रिगेड के माध्यम से हम लोगों ने विगत 5 साल से जो लड़ाई लड़ी है कि एमएससी क्लास यहाँ पे होना चाहिए, आज उसका श्रेय है कि हम लोग एनएसयूआई और युवा ब्रिगेड के माध्यम से आज वाराणसी कॉलेज में एमएससी खुली है। क्योंकि यहाँ जो बच्चे लोग रहते थे वाराणसी के, बीएससी के बाद एमएससी क्लास नहीं होती थी, जिसके कारण उन लोगों को बालाघाट या बैया पढ़ाई में जाना पड़ता था। लेकिन आज एमएससी की जो क्लास खुली है, उसके लिए मैं एनएसयूआई युवा ब्रिगेड के सभी तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भले भी धीरे से लेट खुली हुई क्लास, लेकिन एमएससी क्लास इस बालाघाट वाराणसी कॉलेज में हुई है। यहाँ पर जैसा कि घोषणा किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसी घोषणा के तहत अभी हमारे यहाँ महाविद्यालय में 4 सब्जेक्ट जो हैं उसमें पीजी खोलने के लिए आदेश आ गए। कौन कौन सब्जेक्ट है? गणित है, प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है और रसायन शास्त्र।
कब से इसमें प्रवेश की प्रक्रिया कराएंगे? प्रवेश की प्रक्रिया अब सेकेंड राउंड से हो जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड की फर्स्ट लिस्ट तो आ गई है और उसका कल मतलब लास्ट डेट है, तो अब ये सेकेंड राउंड में ही एडमिशन ले पाएंगे बच्चे, या तो फिर CLC राउंड तक बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो कक्षा संचालन करने की किस तरह से व्यवस्था की? कक्षा संचालन के लिए अब हमको टाइम टेबल जो जैसे पुराना टाइम टेबल था उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की क्लासेस हमको दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी हो पाएंगे, क्योंकि क्लासरूम अभी हमारे पास पर्याप्त नहीं है। फर्नीचर तो है पर क्लासरूम को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। नियुक्ति प्रोफेसर पद भी आ गए हैं हमारे यहाँ। कितने पद है ना? 15 टोटल प्राध्यापक के 15 पद आ गए हैं, और प्रयोगशाला तकनीशियन के 3 और प्रयोगशाला परिचारक के 3 पद आए हैं। ऐसे टोटल 21 पद आए हैं महाविद्यालय में, तो ये भी अपने लिए एक अच्छी बात है कॉलेज की। कब तक ये ज्वाइनिंग है? पदों में पद तो आ गए हैं, पद सैंक्शन हो चुके हैं। जब तक इसमें रेगुलर कोई प्राध्यापक नहीं आता तब तक अतिथि विद्वान को हम यहाँ पर बुला सकते हैं और अतिथि विद्वानों के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। मैडम इसमें क्या अपील करना चाहेंगे आप? कृषि उपज मंडियों में 3 दिन की व्यापारियों की हड़ताल के बाद सोमवार से रौनक लौट आई है। वाराणसी की कृषि उपज मंडी में सोमवार को किसान अपनी उपज बेचने पहुंचे। इन किसानों को उपज का वाजिब दाम नहीं मिलने का आरोप लगाया है। मंडी बंद रही तो किस तरह से परेशानी हुई? तकलीफ हुई है, पैसे धान लाया, आज धान लाया 14 बीटा मोटा था, धान में तक का धान 700 रुपये। तो 3 किलो धान 700 रुपये, 700 रुपये, और यहाँ मोटा धान 1400 रुपये क्विंटल बिक रहा है। 1400 क्विंटल बिकता है। और बारीक धान का क्या रेट है? बारीक है 2500। संतुष्ट है ये जो रेटें मिल रही मोटे धानों में और बारीक धानों में? नहीं, मोटा बारीक 27-28 बिकना चाहिए। तो सरकार बोलती है किसानों की आय 2 गुनी करेंगे 2022 तक, क्या हो पाएगा इससे? वो कुछ नहीं करते, वो सरकार फेल है, सरकार फेल है। अब किसान को ये छोटे के जाओ तो अंगूठा लगता है, ये लगता है, किसान अंगूठा नहीं तो मिलता नहीं, किसान पैसा नहीं। तो क्या रेट देगा? धान वाजिब दाम मिला? धान 2 एक ही धान और 3 प्रकार के रेट लगे। क्या रेट लगे? 2100 रुपये, 2360 रुपये, 2400 रुपये बारीक धान के। बारीक धान और मोटा धान? मोटा धान तो लेकर नहीं आते, बारीक धान लेकर आते। मोटा धान का रेट 1400 के ऊपर नहीं जा रहा? 1400 तो 1380 रुपये। 1380 रुपये। तो क्या लगता है वाजिब दाम मिल रहा है आप लोगों को? वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, मतलब लागत से कम पसंद। तो शासन के द्वारा 1 जुलाई से ई नीलामी सुविधा जाने निगरानी से धान खरीदी की जाएगी, जो प्रारंभ होने वाली है, और व्यापारी संघ अभी 3 दिन बंद भी रखे थे मंडी जब से होगा, तो क्या समझते लागू हो जाएगी? खरीदनी चाहिए, लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। हम किसानों को फायदा होगा, तो इससे किसानों को फायदा होगा। अभी नुकसान हो रहा है? अभी नुकसान हो रहा है। यानी जितनी लागत लगा रहे हैं आप उससे निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल? नुकसान उचित मूल्य में मिल नहीं रहा। नुकसान किस प्रकार से होता है आपका यहाँ पे? कम से कम मोटा धान 2000 बिकना चाहिए और बारीक धान 2500-3000। वहीं मंडी अध्यक्ष विजय सहारे का कहना है कि जितनी व्यवस्था उनके पास है सभी उपलब्ध कराई गई है। ये मध्य प्रदेश में व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से हड़ताल थी 3 दिन के लिए, 21 से 23 तक। आज शुरू हो गई? कल से शुरू हो चुकी है, 24 से शुरू हो चुकी है। शासन के द्वारा ई नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ करने वाली 1 जुलाई से, तो ये जो प्रक्रिया प्रारंभ में किसानों को फायदा होगा है क्या? किसानों को तो फायदा, किसानों को फायदा होगा इससे, क्योंकि वो मंडी टैक्स की चोरियां हैं ये रुक जाएगी, और कुल मिला के नेट के माध्यम से व्यापारियों को सुविधा दिलाने के लिए और किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुँचाने के लिए। ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो ये प्रक्रिया में बाहर के व्यापारी भी खरीदी कर सकते हैं? इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, फिर भी जब नेट माध्यम से है तो कर सकते हैं हम लोग। ये मंडियों में जैसे कि मान लो भोजनालय शुरू नहीं हुआ है आपको, उनको कब तक? भोजनालय का मुख्य मुद्दा ये है कि व्यापारी भोजनालय ठेकेदार द्वारा टेंडर हुआ था, जो टेंडर दिया गया था वो मंडी के किसी भी प्रकरण से लिप्त नहीं होना चाहिए था, या उसके साथ में कोई सहभागी नहीं होना चाहिए था। इसलिए ऐसे आदमी जो न मिले, इसलिए उसको, और ऐसे आदमी मिल चुका था इसलिए उसको रिटेंडर करवा के फिर से कॉल करवाया और उसको एब्सेंट होने के लिए, क्योंकि अब मंडी का जो भी काम है सीधे सम्राट जबलपुर जाना चाहता है, तो स्वीकृति के लिए वहाँ गया। वहीं व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष विजय सुराना ने ई व्यवस्था के नुकसान के बारे में बताया। ई नीलामी जहाँ तक बात है,
न इस विषय में मंडी कर्मचारी को ट्रेनिंग दी गई है, न व्यापारियों को इसमें सहमति ली गई है। ई टेंडरिंग एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें किसान का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्रेडिंग जब तक नहीं होगी किसान की और माल की जब तक ग्रेडिंग नहीं होगी, उसको किस प्रकार ऑप्शन लिया जाए ये भी हमारे समझ पर है। अभी सिर्फ पेपरों में हमने पढ़े और सुने, इसके लिए बाकायदा शासन द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं किया गया, किसी पर कोई ट्रेनिंग दी गई है। मंडी कर्मचारी से पूछो तो उनको भी इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। हमारे संघ द्वारा विगत 3 दिवसीय इंदौर महासंघ के आह्वान पर हड़ताल की गई थी, जो काफी पूरे मध्य प्रदेश सफल रही है। आगामी 1 जुलाई से भी आपके संघ के द्वारा ये जानकारी लग रही है कि मंडी में धान खरीदी बंद की जाएगी हड़ताल। अगर सरकार का इसी तरह का रवैया रहा तो निश्चित रूप से हड़ताल होगी। पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाए, पूरी जानकारी दी जाए इस विषय में क्या करना है, कैसा करना है, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। हमारा संघ निर्णय वारासोनी ब्लॉक के पंचायत सचिवों ने एसडीएम और सीईओ को ज्ञापन सौंपकर मुरझट सरपंच पर सचिव की झूठी शिकायत दिए जाने की जांच की मांग की। पंचायत सचिव संगठन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं नरेश कुमार मिश्रा, सचिव ग्राम पंचायत में। सरपंच साहब ने भी पूर्व में एक ज्ञापन सौंपा था कि आपके द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही है, पंचायतों में नहीं आया जा रहा है, राशि भी ली जा रही है। आपने ज्ञापन भी सौंपे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर कि मैं डेली पंचायत में जा रहा हूँ नियमित रूप से, और जो भी हिजराई मुल्लाक योजना है, चाहे सामुदायिक मुल्लाक योजना है, जो भी काम सरपंच महोदय द्वारा सौंपे जाते हैं मुझे, वो मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। सवाल उनका ये है कि अभी जो भी काम हुए उन कामों का पूर्ण भुगतान हो चुका है, लेकिन इनके द्वारा मुझे ये नहीं मालूम, सारा काम सरपंच साहब कराते आए हैं पहले से। टीएस से लेकर के निर्माण सामग्री गिनाने का काम पूरा उन्हीं का है, वो किसी को बताते नहीं। हमको सिर्फ ये बताया गया अभी तक कि मैंने मटेरियल गिरा दिया, ये देख लो, बिल भुगतान कर दो। तो मेरे द्वारा संबंधित सरपंच महोदय के साथ ही जाकर के कंप्यूटर पे जो दर्पण, पंचायत दर्पण की पोर्टल के अनुसार जो भुगतान होता है उसके तहत हमने बिल के भुगतान कर दी, लेकिन उन्होंने बिल किससे लिया, मटेरियल किससे गिरा, यह मुझे मालूम नहीं था। ऐसा आप जानकारी में आया कि उनके द्वारा जो बिल दिया गया वो बिल लाया गया दूसरे का और मटेरियल गिराया गया दूसरे का। इस कारण से उन्होंने जो है जिनने मटेरियल गिरा उनको भुगतान दिया, वो आज की स्थिति में वो उनको पेमेंट मांग रहे हैं। अब दया काम करा नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जो काम हुआ है पूर्व में, ये आपके कार्यकाल में हुआ पूर्व में? ये जो काम हुए हैं मेरे कार्यकाल में हुए हैं और इनका पूरा भुगतान हो चुका है। मैं राजेंद्र ठकरेले, अध्यक्ष सचिव संगठन ब्लॉक शाखा वारस। किस संबंध में हमारी जो मांगे थी, एक तो राज्य शासन से थी 13 सूत्री मांग, जिन पर शासन ने अभी तक कोई ऐसा विशेष कठोर कदम नहीं उठाया या अच्छा निर्णय नहीं लिया। तो शासन को हम लोग आगाह करा रहे हैं कि जैसे सहायक अध्यापक को समान वेतन समान कार्य के हिसाब से भुगतान यदि किया जा रहा है तो क्यों ना हमारे साथ भी वैसा किया जाए। दूसरा ज्ञापन था हमारा स्थानीय तौर पर ग्राम पंचायत मुरझड़ के सचिव श्री नरेंद्र मेश्राम को लेकर, जहां सरपंच साहब द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और अनर्गल तरीके से राशि निकालने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो उस आशय का हमने ज्ञापन ये दिया हुआ है माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को कि यदि इस टाइप की हरकत होती है तो पहले वहाँ के पंचायत पदाधिकारी को ग्राम पंचायत में जमा कर उनके समक्ष जांच कराई जाए और जांच करने के उपरांत ही ऐसा कोई निर्णय लिया जाए, ताकि एक पक्षी कार्रवाई करते हुए सचिव को वहाँ से हटाया न जाए। यही हमारा ज्ञापन है। इस मामले में मुरझड़ के सरपंच मनोज गौतम का कहना है कि सचिव द्वारा संगठन का सहारा लेकर झूठ बोला। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। फैरो मैग्नीज प्लांट के पास पिछले माह हुई 2 युवकों की मौत पर उठने लगे हैं सवाल। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा यह हत्या का मामला है, सही जांच नहीं होने पर दी हाईकोर्ट जाने की चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह पर लगाया मां सरोज सिंह को घर से बेदखल करने का आरोप।
भाजपा महिला मोर्चा ने मौन धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। जहरीली वस्तु का सेवन करने से वाहन चालक की मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मंगलवार को जिले के अधिवक्ता कार्य से विरत रहकर मनाएंगे प्रतिवाद दिवस। ग्वालियर हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों पर किए गए जानलेवा हमले का कर रहे हैं विरोध। वन ग्राम मल्हर के ग्रामीणों ने वन अधिकारी से की मुलाकात, गांव विस्थापना के लिए मांगा समय। वाराणसी को मिली बड़ी सौगात, इसी सत्र से शुरू होगी एमएससी की कक्षाएं। और इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मिली मामूली राहत। उत्कृष्ट विद्यालय में की गई बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghat.express.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।